डीएनए रेप्लिकेशन, मशीनरी एंड एंजाइम्स। इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और हर वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है यूट्यूब में, उसके लिंक में हमेशा आपको असाइनमेंट मिलेगा आगे 12th क्लास का। और उसमें अब तक जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस लेक्चर या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे वो आपको मिलेंगे। और पूरा लेक्चर देखने के बाद अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और जैसे ही सबमिट करोगे आपको पूरा स्कोर मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए, और जो भी सॉल्यूशन है या जो ऑप्शन सही है गलत है वो पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो और तुरंत ही अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को चेक करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बाद में जब चैप्टर ख़त्म होगा तो सारे क्वेश्चन दोबारा से आप कर सकते हो, सारे जो असाइनमेंट हैं सभी दोबारा से कर सकते हो, और वहाँ आप जो पुराने क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है बाद में उनको सही कर सकते हो। तो पहला ये जो पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये तो हम समझते ही हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल, ये और समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और अब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट एक कॉर्नर से होगा, एक दूसरे एंड से होगा नहीं, ये वहाँ से स्टार्ट होता है कहीं बीच से जहाँ ओराई प्रेजेंट होता है। ओराई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को हम। बहरहाल ओराई से ये स्टार्ट होता है, और वहाँ ये बबल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ ओराई होता है वहीं जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होने लगते हैं, और ये सेपरेट हो गए, और ये सेपरेशन इधर भी इंक्रीज करने लगता है, और ये सेपरेशन इस साइड भी मूव करने लगता है। तो इस हिसाब से बबल बढ़ने लगता है। और जो रेप्लिकेशन होता है, जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन है, वो दरअसल इस रीजन में होता है। बाई इस शेप का जो रीजन है इसे रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क वो बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है, रेप्लिकेशन फॉर्क ये। तो यहीं सभी एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ काफ़ी एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं नाम, है ना, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज, यही सब हैं। और ये स्ट्रैंड नया वाला बन रहा है। जैसे जैसे ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, एक सेपरेट होते जाएंगे, वैसे वैसे न्यू स्ट्रैंड बनता जाएगा। और अपोजिट स्टैंड पर या अपोजिट टेम्पलेट पर ये जो नया स्टैंड बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं बन रहा है, वो डिसकंटिन्यूअसली बन रहा है। तो एक कंटिन्यूअसली और दूसरा स्टैंड बन रहा है डिसकंटिन्यूअसली। ओके, दूसरा बन रहा है डिसकंटिन्यूअसली। तो हम एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो हमने उसको बोल दिया सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और दूसरी बात यह है कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। यहाँ भी रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ भी रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो क्या बोलेंगे इसको, बाई डायरेक्शनल। ठीक है। इन eukaryotes the replication of DNA take place at S phase of cell cycle। सेल साइकिल आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो जो एस फेज है उसी एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस एट एस फेज इन सेल साइकिल। ठीक है। और जो सेल डिवीजन है और
रेप्लिकेशन है दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। मीन्स रेप्लिकेशन फिर डिवीजन, रेप्लिकेशन, डिवीजन, रेप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेप्लिकेशन तो हो गया लेकिन फिर डिवीजन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से प्लॉइडी डिफरेंट हो जाती है, प्लॉइडी चेंज हो जाती है किसी भी सेल की। मीन्स उसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। और आप जानते हो प्लॉइडी क्या होता है, जैसे n से 2n होना, 3n होना, 4n होना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लॉइडी इंक्रीज हो रही है या प्लॉइडी चेंज हो रही है। ओके, तो ओराई की बात हमने की थी अभी, अब डिटेल में कर लेते हैं। ओराई की फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है जहाँ से। यूकैरियोटिक डीएनए में ओराई ज़्यादा होती हैं, मैनी ओराई प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए, while in viral DNA and bacterial DNA one ori present, only one origin of replication present। जैसे अगर यहाँ पर डीएनए है ये, और डीएनए में यहाँ ये दो ओराई दिखाई दे रही हैं, तो बताओ ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या यूकैरियोटिक डीएनए है। तो मोर देन वन मीन्स इट इज यूकैरियोटिक डीएनए। ओके, ये जो नोट में लिखा है, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। तो ये यहाँ तो समझना मुश्किल है, आगे इस बुक में मीन्स 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, 1 यूनिट, उसमें वेक्टर बहुत ज़्यादा आया है। वहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वहीं हम ये सब पढ़ेंगे। अब जैसे ये ओराई है और हम जानते हैं ओराई से ही स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, तो जहाँ ही ओराई था वहाँ से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। मीन्स दोनों स्टैंड स्प्लिट होने लगे, और जो दूसरा ओराई था यहाँ, वहाँ भी वो बबल बनने लगा, और ये बबल इधर मूव, मतलब दोनों ही बड़े होने लगते हैं बबल, एक इधर चलने लगा, ये भी इधर चलने लगा, ऐसे ये भी बड़े होने लगते हैं। तो हमने रेप्लिकेशन फॉर्क की पहले ही बात कर ली थी, ये बाई टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये वो जगह है जहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, एक्चुअली टेक प्लेस, है ना। रेप्लिकेशन फॉर्क इज the area where the replication of DNA will actually take place. It created by helicase enzyme। अभी हेलिकेज एंजाइम क्या है, दरअसल हेलिकेज एंजाइम पढ़ेंगे तो बाद में, बहरहाल वो जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है। तो जब ब्रेक होता है तभी तो ये वाले जो स्टैंड हैं वो सेपरेट हो पाते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम की वजह से ये फॉर्क बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये बबल इनलार्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, और बढ़ते बढ़ते मीन्स रेप्लिकेशन होते होते कंप्लीट हो जाता है, और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। और यहाँ दे रखा है कि जो प्रोसेस है ये रेप्लिकेशन वाला, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन फास्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो उसमें कहीं एरर आ जाए, रेप्लिकेशन कहीं गड़बड़ हो जाए, एक ही जगह टी आना चाहिए लेकिन आ जाए जी। अगर ये आ गया तब तो ये म्यूटेशन हो गया, और अगर म्यूटेशन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से आएगा ज़्यादा, तो फिर ऐसे तो वो स्पीसीज के लिए डेंजर साबित होगा। तो भले स्पीसीज में या जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 4.6 मिलियन बेस पेयर, 4.6 मिलियन बेस पेयर, केवल इतना लंबा डीएनए 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है इसका रेप्लिकेशन। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड, इतनी तेजी से पॉलीमराइजेशन होगा इसका।
प्रोसेस को देखते हैं, रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस को देखते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड तो पढ़े ही हैं, ये सभी न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन इसका क्या करना है, हमें एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन बेसिकली इससे फॉस्फेट को जोड़ना है, फॉस्फेट है ना, जैसे कि ये था डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट, और इसमें दो एडिशनल फॉस्फेट जोड़ के हमने बना दिया इसे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या डीऑक्सी न बोलना चाहो तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हो। ऐसे ही इसको आप गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हो, इसको आप थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, और इसको आप साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दो एडिशनल फॉस्फेट अटैच होना, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन। आखिर ये क्यों दो एडिशनल फॉस्फेट अटैच हुए, ये चलेगा पता आपको बाद में। ओके, अब हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वो प्रोसेस जो रेप्लिकेशन का है, और उसमें जो सभी एंजाइम्स वर्क करते हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं और एंजाइम्स का फंक्शन क्या क्या है। तो एंजाइम्स हैं हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्ड और एक होता है फर्स्ट, और डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम है, और ये एक और प्रोटीन है, इसका नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी भी बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी बोलते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं क्या है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और हम जानते हैं सबसे पहले इसको, ये हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम है, और ये हेलिकेज यहाँ इसको किनारे से दिखाया गया, ऐसा होता नहीं है, इसको और इधर एक्सटेंड कर दो, ये मिड है बेसिकली, है ना, मिड है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे बचने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एंड करके देखा है, लेकिन ये एंड पर होता नहीं है रियल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ जो वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये हेलिकेज एंजाइम ब्रेक करेगा। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड थे वो सेपरेट हो गए, और इन्हीं दोनों स्ट्रैंड को अब ये स्ट्रैंड अलग अलग, यहाँ एक स्ट्रैंड इधर बना रहे और दूसरा स्ट्रैंड इधर की तरफ बना रहे, तो इनको स्टेबलाइज करते हैं या इनको अपनी जगह फिक्स रखते हैं, वो ये प्रोटीन्स हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस पूरे स्ट्रैंड के पैरेलल इससे चिपके रहते हैं, और इसको बाइंड करके इधर रखते हैं, जिससे ये इधर मूव ना कर जाए। ठीक है, तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है। हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। अच्छा, एक और बात, हेलिकेज बेसिकली, हेलिकेज कई एटीपी आप जानते ही हो, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता जाता है। ठीक है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, रेड रेड छोटा सा सेगमेंट, दरअसल ये एंजाइम है, एक और एंजाइम जो हेलिकेज के साथ साथ चलता रहता है, और इस एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमेज। नाम क्या है इसका, आरएनए प्राइमेज। और ये जो आरएनए प्राइमेज है, ये एक पॉलीमरेज एंजाइम है,
पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होता है, इस चैप्टर में पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, है ना। तो इसने ये छोटा सा आरएनए, स्मॉल आरएनए यहाँ फॉर्म किया है, ऐसे ही स्मॉल आरएनए यहाँ फॉर्म किया है, स्मॉल आरएनए फॉर्म किया है, छोटे छोटे आरएनए यहाँ फॉर्म किए हैं। इन स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए को प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ओके, कोई भी आरएनए प्राइमर है। सो आरएनए प्राइमेज जो कि पॉलीमरेज है, फॉर्म आरएनए प्राइमर। हाँ, जो जो एंड वाला मीन्स 3 एंड वाला, जो इसको वैसे लीडिंग टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग टेम्पलेट। ओके, क्यों बोलते हैं वो बाद में पता चलेगा, लीडिंग टेम्पलेट। और इस वाले को लैगिंग टेम्पलेट बोलते हैं। लीडिंग आप जानते ही हो, जो आगे आगे चले उसे लीडिंग, और जो पीछे पीछे रह जाए उसे बोलते हैं लैगिंग। तो इसलिए उसको बोलते हैं लीडिंग, उसको बोलते हैं लैगिंग। तो बहरहाल लैगिंग टेम्पलेट पर जो आरएनए प्राइमर है वो एक है केवल, लेकिन जो लैगिंग टेम्पलेट है उस पर जो प्राइमर्स हैं वो एक से ज़्यादा, या ये मानो जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी एक प्राइमर अटैच कर देगा, आगे बढ़ेगा तो एक और प्राइमर अटैच कर देगा। लेकिन इस लीडिंग स्टैंड पर सिर्फ शुरुआत में, बिगनिंग में ही प्राइमर फॉर्म करता है ये वाला एंजाइम। ठीक है, ओके। अब आगे क्या होने वाला है? अब जैसे हुआ क्या, जब ये हेलिकेज आगे बढ़ा, आप जानते ही हो कि ये डीएनए हम तो ऐसा देख रहे हैं पैरेलल टाइप का, लेकिन ये होता कैसा है? हेलिक्स टाइप का होता है ना। और जब ये ओपन होगी हेलिक्स, तो यहाँ दरअसल कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। और जब वो कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डीएनए ओपन ही नहीं होगा। तो इस कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए, इस कॉइलिंग को लगातार रिड्यूस करने के लिए एक एंजाइम होता है गायरेज। गायरेज, वो गायरेज एंजाइम उस सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है, मीन्स कम करता रहता है। हेलिकेज उस कॉइलिंग को बढ़ाता जाएगा और जो गायरेज एंजाइम है वो डिक्रीज करता जाएगा। ओके, वैसे गायरेज को कई साइंटिस्ट टोपो आइसोमरेज भी बोलते हैं। गायरेज और टोपो आइसोमरेज एक ही बात होती है, ऐसा भी साइंटिस्ट बोलते हैं। और कुछ साइंटिस्ट, या पुराने टाइम में ऐसा भी बोला जाता था कि गायरेज का मतलब टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज। ठीक है, गायरेज का मतलब टोपो आइसोमरेज प्लस हेलिकेज। तो आप जैसा भी क्वेश्चन हो, ये थॉट दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसको अगर गायरेज बोला है तो भी ठीक है, और टोपो आइसोमरेज बोला है तो भी ठीक है। ठीक है, ओके। अब ये जो एंजाइम आ गया वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पोल थर्ड, हम इसको शॉर्ट में बोल लेते हैं पोल थर्ड। अब पोल थर्ड प्राइमर से अटैच हो गया, ऐसे ही ये वाला पोल थर्ड इस प्राइमर से अटैच हो गया। अब ये जो पोल थर्ड है या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, और कौन सा बॉन्ड बनाता जाएगा? हम जानते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता जाएगा, और ये चेन बनती जाएगी लगातार। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे और चेन इस साइड बनेगी। इस साइड का क्या मतलब है? क्योंकि नई चेन हमेशा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में ही बनती है, 5 to 3 डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो देखो अगर ये 3 है तो फिर यहाँ क्या होगा? 5 होगा, और 5 to 3 बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा? 3, और इधर क्या होगा? 5, तो 5 to 3 ही बन रही है ना। तो न्यू चेन
फॉर्म ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3'। ठीक, तो हमने देखा ये तो एक चेन बन गई और जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये नई चेन बनती जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही देखा है कि ये सेगमेंट बन गया, फिर उसके बाद ये सेगमेंट बनेगा। इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में डिसकंटिन्यू, ये तो कंटिन्यू बनेगी, ये डिसकंटिन्यू बनेगी। तो इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो डिसकंटिन्यू वाली है ना, जैसे अब जो डीएनए पॉलीमरेज इधर आ गया और इसने यहाँ से यहाँ तक चेन बना दी, है ना, जो स्टैंड बना दिया, डीएनए का स्टैंड बना दिया। तो ये जो स्टैंड है वो डिसकंटिन्यू है। तो अगर आप कभी भी देखोगे तो ये स्टैंड बड़ा होगा और ये स्टैंड छोटा होगा हमेशा। तो इस वाले स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड, है ना, जबकि इस वाले स्टैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। ओके, और ये टेम्पलेट है तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड और इसको बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। ओके, लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। तो ये याद रखोगे आप। तो हमने अभी तक एंजाइम पढ़ लिया, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, प्राइमेज भी पढ़ लिया और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पढ़ लिया। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा और इस आरएनए को, जो यहाँ आरएनए स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट आरएनए है, उसको रिप्लेस कर देगा डीएनए से, है ना। यहाँ पर कितना बड़ा आरएनए होता है, तो यहाँ 4 न्यूक्लियोटाइड से 10 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा आरएनए होता है। मीन्स इस प्राइमर में कितने न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, तो फ्रॉम 4 to 10 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए है और इसको डीएनए में कौन कन्वर्ट करेगा, तो जो डीएनए पोल फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको आरएनए को इसको डीएनए बना देगा, रिप्लेस कर देगा डीएनए से। तो उस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को देख लेते हैं उसका भी फंक्शन। ये उसने डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी भी एक प्रॉब्लम है यहाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अगर आप देखो इस जगह, तो एक छोटा सा गैप है। दरअसल गैप कैसे है, कहाँ पर गैप है वो, जैसे यहाँ आरएनए प्राइमर था तो उसने तो एक्सटेंड कर दिया, कंटिन्यू हो गया। यहाँ प्राइमर था, उसने कंटिन्यू यहाँ तक कर दिया, लेकिन एक गैप इन दोनों के बीच में रह गया। अच्छा, आरएनए की जगह डीएनए बन ही चुका है, यहाँ एक गैप रह गया, वो ये गैप दिखाई दे रहा है, बड़ा करके हमने देखा है। ठीक है, तो ये सेगमेंट अलग है और ये डीएनए का पूरा सेगमेंट अलग है। ठीक, तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स अलग हैं, जो कौन से स्टैंड पर लाई करते हैं, लैगिंग स्टैंड पर। मीन्स लैगिंग स्टैंड अभी सेपरेट सेगमेंट्स में है। ठीक है, तो ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाइंड करने वाला या ज्वाइन करने वाला, दोनों को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये डीएनए लाइगेज फाइनली ये जो भी टुकड़े टुकड़े में डीएनए थे उन सबको जोड़ देता है। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन हो रहा है, वो रेप्लिकेशन फॉर्क में हो रहा है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता जाता है। मीन्स अभी रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ है, फिर रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ होगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और हम जानते हैं, पहले हमने बबल्स के बारे में पढ़ा था, तो इस तरह से ये पूरा होता है। अब हम सभी एंजाइम्स के बारे में
वो जो थ्योरी में लिखा है, जो हमने चीज़ें समझी थी वही सब लिखा है। इट अनवाइंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द सेपरेटेड strands are stabilized by means of single stranded binding proteins SSBP। ओके, बाइंडिंग की स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो सकती है, वो आप देख लो। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट सेपरेट इन इट्स एंटायर लेंथ। तो पूरी तरह से तो पूरी लेंथ में तो वो ओपन हो नहीं सकते, सेपरेट हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। ओके, अच्छा, और जो भी एनर्जी वहाँ यूज होती है हेलिकेज के द्वारा, तो वो हेलिकेज दरअसल एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करता है ना। एटीपी को हाइड्रोलाइज करके जो भी एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। ये हमने पढ़ लिया। तो द रेप्लिकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रेफर्ड टू एज। तो रेप्लिकेशन हमेशा उस छोटे से हिस्से में होता है जो बाई स्ट्रक्चर का होता है, लाइक दिस, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। टोपोआइसोमरेज हम जानते हैं, इट रिलीज टेंशन विच अकर ड्यू टू दी सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग से जो टेंशन होती है उसको घटाता है। गायरेज, इट इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये सुपर कॉइलिंग को ये भी क्या कर रहा है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग करता है, उससे भी कॉइलिंग कम हो जाती है। तो ये एंजाइम कई बार एक दूसरे मतलब नाम अदल बदल के भी पूछे जाते हैं। प्राइमेज आप जानते हो, स्मॉल आरएनए फॉर्म करेगा 5 एंड पर, ठीक है, आरएनए प्राइमर। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ऐड न्यूक्लियोटाइड। अगर प्राइमर अटैच ना हो वहाँ, तो डीएनए पॉलीमरेज जो पहला न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा वो कहाँ करेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं। तो अगर प्राइमेज काम नहीं करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज भी अपना फंक्शन नहीं करेगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज, इट रेफर्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो पॉलीमरेज है उसका जो टेम्पलेट है वो डीएनए हो, अगर टेम्पलेट डीएनए हो तो उसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। तो यहाँ टेम्पलेट भी डीएनए था और डीएनए ही बना रहा था, तो डीएनए बना रहा है इसलिए तो हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज। और अगर इसका टेम्पलेट डीएनए है तो बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। जैसे कि अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें, एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, आरएनए, तो वहाँ पर अब आरएनए बन रहा है तो हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए से बन रहा है तो डीएनए टेम्पलेट होगा, तो बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और अगर उल्टा हो ऐसा, तो बन क्या रहा है डीएनए, तो बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट, तो बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये अपोजिट प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। बिकॉज इट uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. It add nucleotides in 5-3 डायरेक्शन, हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। इट ऐड न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली ऑन वन स्टैंड, एक पर कंटिन्यूसली ऐड होंगे और जबकि दूसरे पर डिसकंटिन्यूसली ऐड होंगे, आप जानते हो ऐसा, ठीक है। और जिस पर कंटिन्यूसली ऐड होंगे उस टेम्पलेट की पोलैरिटी ये होगी, और जिस पर डिसकंटिन्यूसली ऐड होंगे उस टेम्पलेट की पोलैरिटी ये होगी, टेम्पलेट की, ठीक है। लेकिन जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो हमेशा 5, जो नया स्टैंड है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज इन 3 to 5
डायरेक्शन पजेस एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। तो हमेशा नया जो स्टैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन। लेकिन अगर वो पॉलीमरेज अपोजिट जाता है, 5 to 3 जाएगा तो डीएनए बनाता जाएगा, लेकिन डीएनए के इस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 3 to 5 तो दरअसल वो बनाएगा नहीं डीएनए को, बल्कि तोड़ने लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस, है ना प्रॉपर्टी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब अगर वो किनारे से न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर दे, किनारे से न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर दे, तो हम इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। और कहीं बीच से ब्रेक कर दे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, तो हम इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। तो बहरहाल जो पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, वो 5 to 3 डायरेक्शन में तो पॉलीमराइज करता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में 3 to 5 डायरेक्शन में वो क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को हटा देता है, मीन्स एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी रखता है। अब ये क्यों है? वो इसलिए है कि अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया हो तो वो जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, वो उसको हटा सके, है ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से वो उसको हटा सके, जिसकी वजह से हम म्यूटेशन से बच सकें। ओके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी हमने जाना था और डीएनए थर्ड भी। तो डीएनए पॉलीमरेज, दरअसल पॉलीमरेज की जो डिस्कवरी है वो कोरेनबर्ग ने की थी, कोरेनबर्ग। और जो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर्ड हुआ था वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। और क्योंकि वो पहली बार डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम कोई पॉलीमरेज डिस्कवर हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ये कुछ हम देख रहे हैं कि जो पॉलीमराइजेशन है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही क्यों होता है, 3 to 5 में क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सबसे पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये सिंगल स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड। अब इसकी पोलैरिटी आप देख रहे हो 3 to 5 और इसकी है 5 to 3। तो अगर इसमें नया डीएनए ऐड होता है तो फिर डेफिनेटली 5 to 3 ऐसे ही ऐड होगा। ठीक है, 5 to 3, और इसमें ऐड होता है तो इसमें ऐसे ऐड होगा 5 to 3, है ना। तो अब पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ेगा हमेशा किस पर? प्राइमर। तो यहाँ पर पहले हमें क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। प्राइमर का मतलब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड है जो पहले से अटैच करके किसने रखा है? प्राइमेज ने। और इस प्राइमेज पर, इस प्राइमर पर डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड पर जुड़ गया। कौन? ये न्यूक्लियोटाइड। अब देखो हो क्या रहा है कि इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, तो इसके पास जो दो एडिशनल फॉस्फेट थे, वो एडिशनल फॉस्फेट की एनर्जी यहाँ पर यूज हुई। ओके, अगर ये दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ना हो तो ये बॉन्ड कैसे बन पाएगा? तो फिर ये जो ट्राईफॉस्फेट था, जो ट्राईफॉस्फेट आया था, हर बार जो ट्राईफॉस्फेट आ रहा है वो दो चीज़ों का काम कर रहा है, दो चीज़ों का रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये मोनोमर की तरह यूज हो ही रहा है, मोनोमर की तरह यूज हो रहा है, और दूसरा ये एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा कर रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट यूज फॉर टू पर्पज, वन फॉर मोनोमर एज मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड जो फंक्शन है इसका वो है इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लगातार ठीक है, ये तो बन गया 5 to 3 डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं कि
3 to 5 डायरेक्शन में, जैसे अगर रियल में तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा इसमें, लेकिन एक बार कोशिश करके देख लेते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में बना के। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ प्राइमर की ज़रूरत होगी, तो प्राइमर हमने ये अटैच कर दिया, ये प्राइमर है। ठीक है, अब नया वो आया न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ। अब देखो इसकी पोलैरिटी, फॉस्फेट तो इस साइड ही होगा, और अब अगर ये बॉन्ड टूटते हैं, है ना, और ये एनर्जी जो मिली, उस एनर्जी से ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाया, तो ये एनर्जी भी वेस्ट चली गई और बॉन्ड भी फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉस्फेट थे इस डायरेक्शन में और जो बॉन्ड बनना था वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से, इस वजह से बेसिकली, इस वजह से 3 to 5 डायरेक्शन में कभी भी न्यू स्ट्रैंड फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, नो एनर्जी टू बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इस बॉन्ड के लिए कोई एनर्जी ही नहीं है। अब आगे होगा, आगे अगर एक और फॉस्फेट ले आए, ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, तो ये भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा, फिर इधर एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए हमेशा, अब हमने फिर से, अब हम दोबारा से कोशिश करेंगे 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये हमने प्राइमर जोड़ दिया, और प्राइमर जोड़ने के बाद ये भाई, तो ठीक है, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो लैगिंग स्टैंड होता है, तो लैगिंग स्टैंड पर 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो एक टुकड़े में हो गया, फिर दूसरा टुकड़ा बनेगा, ये बन गया, है ना, और फाइनली जो ये गैप रह जाता है, ये जो गैप रह जाता है, गैप यहाँ सिर्फ इतना है कि यहाँ एक बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाना है, और वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा, लाइगेज एंजाइम आके इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को बनाएगा। तो इस तरह से ये चीज हमने देख ली। DNA ligase, so it join Okazaki discontinuously synthesized fragments and form lagging strand। तो lagging strand आप जान गए हो, lagging strand आप जान गए हो। तो it formed continuously as single fragment, जबकि टुकड़ों टुकड़ों बनता है। In beginning it is formed in the form of small fragments called Okazaki fragments। okay, it require only one primer to initiate the growth। सही बात है, every fragment requires separate RNA primer initiate। सही, DNA ligase की इसको जरूरत है, नहीं जरूरत, इसको जरूरत है। और डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या होगा इसका, 5 to 3 डायरेक्शन। सही बात है, ऑफ कंप्लीट स्टैंड इट इज 3 to 5। however for Okazaki fragments it is 5 to 3। okay, क्वेश्चन है ये कुछ। द एंजाइम DNA polymerase in E. coli is a DNA dependent polymerase and also has the ability to proofread the DNA strand being synthesized। explain, discuss the dual polymerase। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप करोगे। रेट्रोवायरस का मतलब RNA वायरस होता है। सेंट्रल डॉग्मा आप पढ़ ही चुके हो पहले। बहरहाल सेंट्रल डॉग्मा में DNA से RNA बताया था और RNA से प्रोटीन बताया था, लेकिन रेट्रोवायरस RNA वायरस जब डिस्कवर हो गया तो पता चला RNA वायरस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अभी अभी हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो करोगे आप। ये और क्वेश्चन है एक सब्जेक्टिव, इसको करने की कोशिश करो।